चलो देखो, प्रीवियस क्लास में अपन ने यहाँ तक कर लिया था, ठीक है। ये आखिरी सवाल था जो लास्ट क्लास में देखा था। आज इसके आगे बढ़ रहे हैं। हाँ। अगला सवाल ये वाला है, डिटरमाइन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन whose mean is 9 and whose standard deviation is 3/2, find the probability of obtaining at most one success। तो क्वाइट अ इजी क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें देखो जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उनको पहले थोड़ा समझ लेते हैं। मीन को 9 बोल रहे हैं, तो इसका मतलब एनपी का वैल्यू 9 हो जाएगा शायद, ठीक है। उसके बाद कह रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन 3/2। बता सकते हो कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या था? रूट ओवर एनपी। रूट ओवर एनपी। बहुत शानदार बेटा, ये हो गया 3/2। इसका यदि स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें अपन तो क्या हो जाएगा बताओ? एनपी एनपी इज इक्वल टू कितना? 9/4। 9/4। अच्छा, एनपी का वैल्यू बेटा 9 है, ठीक है। तो 9 क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 9 क्यू इज इक्वल टू 9/4। 9 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ? 1/4। क्यू अगर 1/4 आ गया बेटा तो पी कितना हो जाएगा? 3/4। और इसको यदि मैं इक्वेशन 1 मार्क कर लूँ तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज क्या हो जाएगा बोलो? पी यानी कि 3/4 इंटू, अच्छा, एन। सही कह रहा हूँ ना? पी का वैल्यू अपन ने डाल दिया है 3/4। एन को चलो मेंटेन करने के लिए ऐसे लिखते हैं, एन इक्वल टू दिस इक्वल टू 9। अभी 3 और 9 कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पर 3 आ जाएगा। और एन इज इक्वल टू यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा बताओ? 12। अच्छा, एन निकाल लिया, पी निकाल लिया, क्यू निकाल लिया। देखते हैं कि क्या क्या पूछा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एट मोस्ट वन सक्सेस। तो एट मोस्ट वन सक्सेस का मतलब क्या है? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या एक्स लेस देन इक्वल टू 1? लेस देन इक्वल टू 1। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू पी एक्स लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 प्लस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। खोलोगे तो ये हो जाएगा कुछ इस टाइप से, 12C0। पी का वैल्यू 3/4, उसके पावर में 0, और क्यू का वैल्यू 1/4, उसके पावर में यहाँ पर 12, प्लस 12C1 3/4 के पावर में 1, और 1/4 के पावर में 11। देखो तो आया समझ कि नहीं आया समझ? बताओ एक बार। आ गया सर। आया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा अलग पैटर्न का, ठीक है। ये वाला, इसमें बोला हुआ है इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर इतना एंड इतना रेस्पेक्टिव। कहने का मतलब ये हो गया कि एक तो ये बात कर रहा है किसका किसका, देखो, मीन का और वेरिएंस का। मीन का फॉर्मूला था एनपी और वेरिएंस का था एनपीक्यू। इन दोनों का सम मेरे को बताया हुआ है 1.8, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है एनपी इंटू एनपीक्यू, ये अपने को दिया बेटा 0.8, ठीक है। फर्स्ट वाले में से अपन थोड़ा बहुत कुछ कुछ कॉमन वॉमन ले सकते हैं। ये हो जाएगा, आप सोचो कि एनपी कॉमन ले लो इसमें से, अंदर बचेगा 1 प्लस क्यू इज इक्वल टू 1.8, इक्वेशन नंबर 1। और इसको आप लिख सकते हो एन स्क्वायर पी स्क्वायर क्यूब इज इक्वल टू 0.8। ये हो गया अपने लिए इक्वेशन नंबर 2। अब थोड़ा सा आगे बढ़ो। ये तो मैंने यहाँ तक को इंटरप्रेट किया है कि ये क्या बोलना चाह रहा था। जो भी ये बोलना चाह रहा था उसको मैंने कॉपी डाउन करा है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, या फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक तो डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है मेरे से, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन सक्सेस। दो चीज पूछ रहा है, एक तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन सक्सेस। दोनों ही चीज का आंसर हम तब दे पाएंगे जब हमारे पास में एन का, पी का और क्यू का वैल्यू रहेगा। क्या ये वाला बात समझ में आया सबको? बोलो एक बार हाँ या ना। ओके। अब बेटा ध्यान से सुनना, ठीक है। जब कभी भी आप इस टाइप का सिचुएशन एनकाउंटर करो ना, कि जिसमें एक में एनपी क्यू इस टाइप से प्लस प्लस में चिपका हुआ है और एक में स्क्वायर करके चिपका हुआ है, तो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का बहुत सारा अलग अलग तरीका हो सकता है। लेकिन वन ऑफ द सिंपलेस्ट अप्रोच ये रहेगा
कि आप इक्वेशन 1 का तो स्क्वायर कर दो और इक्वेशन 2 को एज इट इज रख लो, ठीक है, और इन दोनों को डिवाइड कर दो। 1 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर जरा इमेजिन करो कि क्या आएगा। मेरे ख्याल में इट विल बी एन स्क्वायर पी स्क्वायर और 1 प्लस क्यू का होल स्क्वायर, होल थिंग डिवाइडेड बाय नीचे इक्वेशन 2 का एलएचएस रहेगा ये वाला, तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा मेरे ख्याल में। ये हो जाएगा बेटा एन स्क्वायर पी स्क्वायर और साथ में क्यू, दिस इज इक्वल टू 1.8 का होल स्क्वायर, होल थिंग डिवाइडेड बाय 0.8। समझ आया क्या? बताओ एक बार, हाँ या ना? हाँ सर। एन स्क्वायर पी स्क्वायर इससे आप देखोगे कि कैंसल आउट हो जाएगा। कैंसल आउट होने के बाद में आपके पास बचेगा ऊपर 1 प्लस क्यू का होल स्क्वायर और नीचे बेटा बचेगा आपके पास में क्यू, और इस तरफ आपके पास में बचेगा, देखो ये जो 1.8 का होल स्क्वायर है इसको अपन क्या कर सकते हैं, 18 डिवाइडेड बाई 10 का होल स्क्वायर इनटू ये जो 0.8 है अपने पास में, इसको आप लिख सकते हो 8/10, और एक्चुअली वो डिनोमिनेटर में है, रेसिप्रोकल होके इट विल बिकम 10/8। ये समझ आया क्या? बताओ एक बार। हाँ सर। अच्छा, 30 नहीं सॉरी 18 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा एक बार सोच लो, 18 इंटू 18 टाइप्स का हो जाएगा ये, नीचे हो जाएगा 100 इंटू यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 8, तो एक जीरो यहाँ कट जाएगा। 8 और 18 को आप थोड़ा सा काट सकते हो 2 से, मानो कि यहाँ पे 4 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 9, फिर से एक बार और कट जाएगा 2 और यहाँ पर वापस से आ जाएगा आई थिंक 9। तो ये हो जाएगा बेटा अपने लिए आई थिंक 81 डिवाइडेड बाई 20। सही कह रहा हूँ क्या? बताओ। हाँ सर। और लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप न्यूमरेटर को एक्सपैंड कर देते हो, कैन यू टेल मी क्या बचेगा? 1 प्लस 2 क्यू प्लस क्यू स्क्वायर होल थिंग डिवाइडेड बाई क्यू, ठीक है। सिंप्लीफाई करूँ तो 20 प्लस 40 क्यू प्लस 20 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 81 क्यू, ऐसा कुछ आ जाएगा। दिस एम्प्लाइज 20 क्यू स्क्वायर माइनस 41 क्यू प्लस 20 इज इक्वल टू 0। क्या हुआ वो समझो, 81 क्यू इस साइड आ गया एंड आई वांट टू राइट दिस एज अ सिंपल प्लेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 20 क्यू स्क्वायर को मैंने एकदम फ्रंट में लिखा, 40 क्यू माइनस 81 क्यू उस साइड से इधर आ जाएगा, तो 40 क्यू माइनस 81 क्यू इट बिकेम माइनस 41 क्यू और प्लस 20 अपना यहाँ पर कैरी हो रहा है। तो क्या ये इक्वेशन सबको समझ में आया? बताओ एक बार, आया ना? हाँ सर। हाँ सर। अब इसको बेटा सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, तो मिडिल टर्म ही सोचते हैं। इनटू करने पे मेरे को चाहिए 400 और ऐड करने पे मेरे को चाहिए 41। क्या कोई दो ऐसा नंबर बता सकते हो? 25 और 16, ठीक है। 25 क्यू माइनस 16 क्यू, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 400 मिलेगा और इनको ऐड करोगे तो यू विल गेट 41। तो -25 क्यू माइनस 16 क्यू प्लस 20 इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 0। पहले दो में से आई थिंक कॉमन अपन ले सकते हैं 4 नहीं सॉरी 5 ले सकते हैं। 5 क्यू अंदर बचेगा, 4 क्यू माइनस 5, और दूसरे दो में से आई थिंक -4 कॉमन दे सकते हो, दोबारा अंदर बचेगा 4 क्यू माइनस 5, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0। दिस एम्प्लाइज दोनों में से आप 4 क्यू माइनस 5 कॉमन दे सकते हो, अंदर बचेगा 5 क्यू माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ से क्यू का दो पॉसिबल वैल्यू आएगा बेटा, एक आ जाएगा क्यू इज इक्वल टू 5/4 और दूसरा आ जाएगा क्यू इज इक्वल टू 4/5। पहला वाला अपन कह देंगे नॉट पॉसिबल। कोई बता सकता है क्यों? ग्रेटर देन 1 सर। ग्रेटर देन 1, जबकि क्यू जो है वो प्रोबेबिलिटी है तो 1 से तो उसको छोटा ही होना चाहिए। तो फाइनली यहाँ से अपन कंक्लूड करेंगे कि भाई क्यू का जो वैल्यू है वो कितना हो गया, 4/5, ठीक है। और क्यू अगर 4/5 हो गया तो पी का वैल्यू ऑटोमेटिकली 1/5। और अब मेरे को एन निकालना है, तो एन के लिए वी कैन यूज एनी वन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट वाला चाहे सेकंड वाला। चलो फर्स्ट वाला इक्वेशन ही यूज करते हैं एन निकालने के लिए। तो फर्स्ट इक्वेशन से देखो मेरे को क्या मिल गया, मेरे को मिल गया ये वाला, ठीक है। 1 इम्प्लाइज दिस। अब यहाँ पर आप डालो वैल्यू, एन का एन छोड़ दो, पी का मतलब है बेटा 1/5
और q का मतलब है 1+4/5, और उस तरफ इसका मतलब हो जाएगा 18/10। ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे तो एक सेकेंड, n इंटू 1/5 इंटू ये हो जाएगा 9/5 इज इक्वल टू 18/10। तो 9, 18, 2, 2 का 1 और ये वाला 5 और एक 5 यहाँ से कट जाएगा। तो सारा सिंप्लीफाई होके n इज इक्वल टू बेसिकली आया है 5। ठीक है, तो n 5 आया, p 1/5 आया और q जो है वो 4/5 आया। अब मेरे को दो चीज का आंसर करना था। पहला आंसर करना था डिस्ट्रीब्यूशन का, तो देयरफॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 1/5 प्लस 4/5 के पावर में n यानी कि 5। ये मैंने लास्ट क्लास समझाया था कि ये वाला चीज क्यों बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट करता है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का आंसर तो ये वाला हो गया। और आप देख लो कि अपने से क्या पूछा हुआ है। इसके अलावा पूछा हुआ था प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन सक्सेस, कम से कम एक सक्सेस का प्रोबेबिलिटी। तो एक सक्सेस मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या लेस देन इक्वल टू 1? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी p x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस p ऑफ x इक्वल टू 0। तो ये डायरेक्टली अगर कैलकुलेट करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5 सबका करना पड़ेगा क्योंकि n का वैल्यू 5 है। ठीक है ना, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इनडायरेक्ट वे को यूज करेंगे, 1 माइनस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 करेंगे। ओपन करोगे तो ये वाला हो जाएगा बेटा 1 माइनस 5c0, p वाज 1/5 शायद, यस, 1/5 के पावर में 0 इंटू 4/5 के पावर में 5। देखो तो आया समझ के नहीं आया समझ, बताओ एक बार। आ गया सर। आ गया, चलो बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ध्यान से। The difference between mean and variance of a binomial distribution is 1. The difference between mean and variance of a binomial distribution is 1, and the difference between their squares is 11. Find the distribution. ये मेरे से पूछा हुआ। तो मेरे को एक बात बताओ कि मीन और वेरिएंस में क्या लगता है कौन बड़ा होगा? एनपी वेरिएंस। वेरिएंस, वेरिएंस बड़ा होना चाहिए है ना? कहो हाँ कि ना? हाँ सर। हाँ सर। सच्चाई बेटा लेकिन थोड़ा सा विपरीत है अपन के सोच। ठीक है, एक्चुअली में मीन इज ग्रेटर देन वेरिएंस। मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। एक बात पक्का है कि p, q ये जो दोनों नंबर हैं इसका वैल्यू 1 से छोटा और 0 से बड़ा इस टाइप का होगा, मतलब 0 से लेके 1 के बीच में होगा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। अभी अगर np का वैल्यू कुछ भी होता है, सपोज करो कि 3 होता है या 3 वरी छोड़ो, आप तो सिंपली ऐसा सोचो कि कोई भी नंबर 5 है, इसको आप अगर कोई भी नंबर 1 से छोटा है उससे मल्टीप्लाई करते, मान लो कि आप इसको हाफ से मल्टीप्लाई करते, तो ओवरऑल जो आंसर आएगा 2.5 वो 5 से बड़ा है आपके पास में कि छोटा है, ये बताओ। छोटा है। इनफैक्ट 0 से लेके 1 के बीच का मेरे को कोई भी नंबर बता दो, कोई भी नंबर जो आपको अच्छा लगे। टेल मी एनी नंबर बिटवीन 0 एंड 1 जिसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं, नॉट हाफ ओनली। कहो जल्दी से कुछ बताओ। 1/4। 1/4, ठीक है। तो 1/4 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 5/4 का वैल्यू जरा सोच लो। 5, 4, 1, 4, 1.02, 8, 2 पॉइंट के बदले 0, 5, तो कितना आ गया? 1.25। तो कैन यू सी कि अगर हम ऐसे प्रॉपर फ्रैक्शन टाइप नंबर से किसी भी नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टेंट आता है वो उस नंबर के मुकाबले थोड़ा और छोटा हो जाता है। क्या ये चीज समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना? बाकी लोग भी बताओ बेटा ये चीज आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है समझ में? whenever you multiply any number by a number which is less than 1 and greater than 0, so final outcome is lesser than the number, is smaller than the number, not larger than the number. क्लियर है ये वाला बात? बोलो हाँ या ना?
हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो बेटा एनपी को आप सोचो कि यदि अपन क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो आंसर आएगा ये एनपी के कंपैरिजन में बड़ा होगा या छोटा होगा, क्योंकि क्यू तो हमेशा 1 से छोटा ही नंबर होगा और पॉजिटिव भी होगा। क्या बोलते हैं? छोटा सर। छोटा। तो इसीलिए कैन वी से कि मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस। क्या हाँ सर। आया? आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार और बाकी लोगों से भी क्लैरिफाई करना चाहता हूँ बेटा, मीन ग्रेटर देन वेरिएंस ये वाला बात समझ में आया नहीं समझ में आया? आ गया सर। हाँ सर। ओके, इसको याद भी रखेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब देखो, इनका डिफरेंस बेटा बताया हुआ है 1, ठीक है। मेरे को लिखना चाहिए मेरे ख्याल में एनपी माइनस एनपी क्यू इज इक्वल टू 1, और इसके स्क्वायर का डिफरेंस यानी कि एनपी का स्क्वायर माइनस एनपी क्यू का स्क्वायर, इसका वैल्यू मेरे को दिया हुआ है 11, ठीक है। तो सेकेंड वाले को मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। इसमें से एन स्क्वायर पी स्क्वायर आई थिंक अपन कॉमन ले पाएंगे, अंदर बचेगा 1 माइनस क्यू स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 11, so दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और फर्स्ट वाले में आप एनपी कॉमन ले सकते हो आई थिंक, अंदर बचेगा 1 माइनस क्यू, दिस इज इक्वल टू 1, और इसको मार्क कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। समझ आया यहाँ तक? नहीं आया समझ? बताओ एक बार हाँ सर। आगे। और फिर से आप देखो वैसा ही सिचुएशन है, यहाँ पर एन स्क्वायर पी स्क्वायर है और यहाँ पर सिंपली एनपी है, ठीक है। तो वापस से इसको सिंप्लीफाई करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज कि 1 का तो आप कर लो बेटा स्क्वायर, और 2 को आप रहने दो वैसे का वैसा, ठीक है। तो 1 का जब स्क्वायर करोगे तो इट विल बिकम एन स्क्वायर पी स्क्वायर 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर, होल थिंग डिवाइडेड बाई इट विल बी एन स्क्वायर पी स्क्वायर 1 माइनस क्यू स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, ऊपर आएगा 1 नीचे आएगा 11। क्लियर है नहीं क्लियर है बताओ एक बार? क्लियर है सर। क्लियर, ठीक है। तो एन स्क्वायर पी स्क्वायर गॉन, एन स्क्वायर पी स्क्वायर गॉन, ओके। नीचे वाला जो है वो आई थिंक ये वाला पार्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो अपन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी में इसको ब्रेक कर पाएंगे, ठीक है। तो ऊपर अपने पास है बेटा 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर, नीचे अपने पास है 1 माइनस क्यू इंटू 1 प्लस क्यू, दिस इज इक्वल टू 1/11, ठीक है। यहां से अपन एक 1 माइनस क्यू को कैंसिल कर सकते हैं और अपने पास बच जाएगा 1 माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्यू, दिस इज इक्वल टू 1/11। यहाँ तक समझ आया? बताओ एक बार हाँ या ना जल्दी से। हाँ सर। अच्छा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर इस टाइप से, तो हो जाएगा 11 माइनस 11 क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस क्यू। सिंप्लीफाई करोगे सारा क्यू एक तरफ और नंबर एक तरफ, तो 11 माइनस 1 इज इक्वल टू 11 क्यू प्लस क्यू, ऐसा हो जाएगा। दिस implies 10 is equal to 12q, so q is equal to 10 divided by 12, 2 से काटोगे बेटा तो ये 5 और ये 6, so q is equal to हो जाएगा बेटा 5 divided by 6। रिस्पॉन्ड करो एक बार, आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर। q बेटा अगर अपना 5/6 आया है, q अगर अपना 5/6 आया है तो p कितना हो जाएगा? 1/6। 1/6। 1/6, और क्यू पी दोनों आ गया। अब मेरे को थोड़ा सा एन भी ढूंढना होगा, तो चलो एन के लिए लेट अस अगेन यूज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, उससे एन भी ढूंढ लेते हैं। चलो यहां से एन को एन छोड़ दो, पी के जगह पर 1/6, क्यू की जगह पर 5/6, तो 1 माइनस 5/6, दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मिल जाएगा हम लोग को एन का एन छोड़ दिया 1/6, ब्रैकेट के अंदर भी 1/6, दिस इज इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो एन इज इक्वल टू 36। रिस्पॉन्ड करो, क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? हाँ सर। हो गया। और पूछा क्या था एक बार वो देख लेते हैं थोड़ा सा। तो पूछा था मेरे को कि फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये पूछा था मेरे से। तो ठीक है, ये रहा P, ये रहा Q और ये रहा N। फाइनली रिक्वायर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, रिक्वायर्ड डिस्ट्रीब्यूशन
इज इक्वल टू हो जाएगा 1/6 प्लस 5/6 होल टू द पावर 36। ठीक है, ये अपना डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। क्लियर है? बताओ एक बार हाँ या ना। यस सर। ये सर, ठीक। अब एक अगले सवाल पे चलते हैं, नए सवाल पे। ये रहा, अ कॉइन इज टॉस्ड 400 टाइम्स एंड इट शोज हेड 220 टाइम्स। डिस्कस वेदर द कॉइन इज बायस्ड, अनबायस्ड या अनबायस्ड और नॉट। ठीक है, ऐसा कुछ कुछ बोल रहा है। अब इसमें ना, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ ऐसे फालतू बात डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ में। सपोज करो कि देयर इज अ कॉइन, मानो कि ये कॉइन है जिसके एक तरफ हेड है, जो फेस मेरे को अभी दिख रहा है वो हेड है, और इसके बैक साइड में सपोज करो कि टेल है। ठीक है, इसके बैक साइड में टेल है। इस सिक्का को सपोज करो कि उछाला जाए, इस सिक्का को उछाला जाए और फेयरली लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स इसको आप उछालो। अब अगर आप इसको 500 बार उछालते हो ना, तो मोटा मोटा आपको क्या दिखेगा कि मान लो कि 250 से लेके, ये 250 भी नहीं, आप ऐसा सोचो कि 240 से लेके 260 के बीच में आपको ये हेड देगा, और 260 से लेके 240 के बीच में, 240 के बीच में ये आपको टेल देगा। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अगर सपोज करो कि 240 टाइम्स ये हेड देता है, तो बचे हुए सारे टाइम पे ये टेल दे रहा होगा। और अगर 260 टाइम्स ये आपको हेड देता है, तो बचे हुए सारे पे ये आपको टेल दे रहा होगा। कहने का मतलब है कि ऑलमोस्ट आधा आधा, अगर आप एक्चुअली एक सिक्का को लेके बैठते हो और उसको आप फेयरली लार्ज नंबर ऑफ ट्राई, मतलब लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स आप उछालते हो, ठीक है, तो आप देखोगे कि ऑलमोस्ट जो भी पॉसिबल आउटकम्स है वो आधा आधा बार आएगा। एग्जैक्टली 250 नहीं भी हो सकता है, लेकिन मोर और लेस 250 के आसपास ही रहेगा। 240 से लेकर 260 के बीच में वेरिएशन है। लेकिन अगर सपोज करो कि ऐसा है कि एक सिक्का है जिसको आप लेके बैठे, ठीक है, और 500 बार उछाले, और 500 में से आपको 400 बार ना उसमें हेड मिल गई, और 100 बार ही सिर्फ आपको उसमें टेल मिलता है, तो बेटा इस सिक्का में कोई घपला है। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? बोलो एक बार, आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ में क्या कह रहा हूँ? हाँ। ओके, सिमिलरली सपोज करो कि ये कोई डाइस है, ठीक है, एक डाइस है। इस डाइस को सपोज करो कि आप 1000 टाइम उछालो, तो ऑलमोस्ट आप ऐसा समझो कि 480 से लेके 520 के बीच में, हरी मतलब 5, चलो इसमें तो 6 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो मान लो कि इसको आप 1200 बार उछालो, 1200, ठीक है। तो हर एक जो आउटकम है डाइस से क्या क्या आउटकम हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, तो आपको हर एक आउटकम ऑलमोस्ट आप ऐसा समझो कि 180 से लेके 210 टाइम्स सारा आउटकम आ रहा हो। मतलब अगर एग्जैक्टली आना होता तो 6 अलग अलग आउटकम है, सब 200 200 बार आता, ठीक है। लेकिन चलो ठीक है, एग्जैक्टली 200 बार अगर नहीं भी आता है, तो ईच वन ऑफ द आउटकम विल कम लाइक 180 से लेके 210 के बीच में कुछ ना कुछ नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज होगा इन लोगों का। लेकिन अगर ऐसा होता है कि इस डाइस को 1200 बार उछालने के बाद आपको ना 500 बार 6 ही मिल जाता है, तो मतलब इस डाइस में गड़बड़ है। लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ कि कैसे हमारा डिवाइस खराब हो सकता है, कॉइन या डाइस? बोलो हाँ या ना। हाँ। अच्छा, तो यदि कॉइन खराब हो गया ना, तो इस टाइप के कॉइन को बोला जाता है बायस्ड कॉइन। क्या बोलते हैं इसको? मैंने बायस कॉइन। स्पेलिंग गलत लिख दिया, बायस्ड कॉइन, BIASED, बायस्ड कॉइन, ठीक है। और अगर मान लो कि आउटकम जो है वो मान लो कि नॉर्मल रहता है, जितना होना चाहिए उस हिसाब से, तो इसको बोला जाता है अनबायस्ड कॉइन, ठीक है, इसको कहते हैं अनबायस्ड कॉइन। क्या अनबायस्ड और बायस्ड के बीच में डिफरेंस समझ में आया आपको? हाँ सर। हाँ, तो इसका अनबायस्ड का मतलब हुआ कि जितना भी पॉसिबल रिजल्ट्स है सबको ऑलमोस्ट इक्वल इंपॉर्टेंस मिलेगा, और सारा रिजल्ट्स मतलब इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स ऑकर करेगा जितना भी पॉसिबल रिजल्ट्स है। लेकिन अगर कोई एक ऐसा पर्टिकुलर डिवाइस है आपके पास में, कॉइन चाहे मान लो कि डाइस, जो किसी पर्टिकुलर आउटकम को फेवर कर रहा है और किसी पर्टिकुलर आउटकम को बार बार रिजेक्ट कर रहा है या इग्नोर कर रहा है, ठीक है, और किसी पर्टिकुलर आउटकम को बहुत ज्यादा ही फेवर कर रहा है, अगर इसका मतलब उस डिवाइस में कोई ना कोई प्रॉब्लम, ठीक है, और उस प्रॉब्लम वाले डिवाइस को बोला जाता है बायस्ड डिवाइस। तो कॉइन जो है वो बायस्ड हो गया यहाँ पर, और इस वाले सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि डाइस जो है वो बायस्ड हो। और ऐसा अगर रहेगा
या ऐसा अगर रहेगा तो हम कहेंगे कॉइन एज वेल एज डाइस आर अनबाइस्ड। क्या यहाँ तक सारा स्टोरी क्लियर है? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ सर। अच्छा, अब ये कहानी क्या है, देखो कि आप किसी भी कॉइन या मान लो कि डाइस के साथ में कुछ एक एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है। मान लो कि आपने कॉइन को 500 टाइम्स उछाला। एक कॉइन है जिसको आपने 500 टाइम्स उछाला, ठीक है। और 500 टाइम्स उछाल के कुछ एक आप एक्चुअली ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। एक्चुअल ऑब्जर्वेशन कि आपको यहाँ पर कितने बार हेड मिला और कितने बार टेल में, ठीक है। 500 कॉइन्स को आप प्रैक्टिकली उछालोगे, उछाल के आप एक एक्चुअल ऑब्जर्वेशन करोगे कि आपको कितने बार हेड मिला और कितने बार टेल में, ठीक है। अगर सपोज करो कि जो भी आपका यहाँ पर नंबर ऑफ हेड्स, जो भी यहाँ पर आपका नंबर ऑफ हेड्स है, ठीक है, ये अगर एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन ऑफ मीन प्लस 2 सिग्मा से लेके मीन प्लस या मीन माइनस 2 सिग्मा के बीच में होता है, या रुक जाओ इसको थोड़ा सा और मैं अलग तरीके से बताता हूँ। इसको ऐसा रहने दो, एक मैं नंबर लाइन टाइप बना लेता हूँ। यहाँ पर सपोज करो कि ये पॉइंट है मीन का, ये बीच वाला मीन का है, ये है मीन माइनस 2 सिग्मा, ये है मीन, मीन प्लस 2 सिग्मा, ठीक है। यहाँ पर है सपोज करो कि मीन प्लस 3 सिग्मा और मीन माइनस 3 सिग्मा, ठीक है। अब क्या है, देखो कि आपके 500 कॉइन उछालने के बाद प्रैक्टिकली आपके पास में एक एक्चुअल ऑब्जर्वेशन हो कि आपको कितना मिला है असली, ठीक है। और यहाँ पर जो भी एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब्ड है उसके बेसिस पे आप एन पी ये दोनों चीज निकाल सकते हो मेरे हिसाब से, और क्यू भी निकाल सकते हो। तो इसके बेसिस पे यू कैन कैलकुलेट मीन। आप मीन पता कर सकते हो कि मीन क्या होना चाहिए इसका, और आप इसका स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सिग्मा स्क्वायर पता कर सकते हो। एक सेकंड गड़बड़ कर दिया। मीन यानी कि म्यू पता कर सकते हो, वेरिएंस, ठीक है ना, यानी कि सिग्मा स्क्वायर पता कर सकते हो, और स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा हो, सिग्मा पता कर सकते हो। ये चीज समझ में आ रहा है कि 500 कॉइन से एक तो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन होगा, और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे आपके पास में कुछ ना कुछ एन होगा, कुछ ना कुछ पी होगा और कुछ ना कुछ क्यू होगा, जिनके मदद से यू विल बी एबल टू कैलकुलेट मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑल थ्री ऑफ। क्या ये वाला बात समझ में आ रहा है? यस नो? यस सर। Yes. बताओ बेटा, आ रहा है समझ, नहीं आ रहा? आ मैं रहा एक है। बार और कहता हूँ, शायद ज्यादा पौच पौच हो गया। 500 सिक्का उछाले, उछालने के बाद में एक तो आपको क्या है ना कि कॉपी में रिकॉर्ड कर रहे थे कि कौन से टाइम पे आपको क्या मिल रहा था। तो एक आपके पास में होगा एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, एक्चुअली 500 बार उछालने के बाद में मेरे पास में इतने बार हेड आया है और इतने बार टील है। ये तो क्या कि ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट करते समय नोट डाउन कर रहे थे, और ये उसका आंसर, नोट डाउन का आंसर एक्चुअल ऑब्जर्वेशन। दूसरा, जो भी आपका एक्सपेरिमेंट डिजाइंड है उसके बेसिस पे आपको एन का पता होगा, आपको पी का पता होगा और आपको क्यू का पता होगा। तो आप थियोरिटिकली आप अपने पेन पेंसिल से, अपने दिमाग से ये 3 पैरामीटर कैलकुलेट कर सकते हो, मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। सही कह रहा हूँ क्या? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। ओके। अब मेरा कहना ये है कि अगर आपका बेटा एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, अगर आपका एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, ध्यान देना, इन दोनों के बीच में आता है, अगर आपका एक्चुअल ऑब्जर्वेशन इन दोनों के बीच में आता है, ठीक है, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन एओ, एओ मींस एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, अगर वो मीन प्लस 2 सिग्मा से लेके मीन माइनस 2 सिग्मा के बीच में कहीं पे आ रहा है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग दीज वैल्यूज, मतलब इनको टच नहीं करना चाहिए, तो उस केस में हम बोलेंगे, उस केस में हम बोलेंगे कि जो हम कॉइन यूज कर रहे थे इस एक्सपेरिमेंट को 500 बार परफॉर्म करने के लिए, दैट इज अनबायस्ड, दैट इज अनबायस्ड। लेकिन अगर आपका एक्चुअल ऑब्जर्वेशन मीन प्लस 2 सिग्मा से या मीन माइनस 2 सिग्मा से, इनको इंक्लूड करते हुए इससे ज्यादा होता है और इसके पहले तक होता है, और इससे कम होता है और इसके पहले तक होता है, अगर यहाँ पर आपका एक्चुअल ऑब्जर्वेशन लाई करता है यहाँ पर,
या यहाँ पर, तो उस टाइम पर हम बोलेंगे स्लाइटली बायस्ड, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं बोलूंगा स्लाइटली बायस्ड। एक तो यहाँ पर स्लाइटली बायस्ड और एक यहाँ पर स्लाइटली बायस्ड, ठीक है। और इस पार्ट में अगर रहा तो इसको हम बोलेंगे अनबाइस्ड, अनबाइस्ड। और अगर मीन प्लस 3 सिग्मा से लेके इसके बाद रहा, या मीन माइनस 3 सिग्मा से लेके इसके भी पीछे रहा, तो यहां तो हम बिल्कुल बोल देंगे भैया फुल्ली बाइस्ड, फुल्ली बाइस्ड। मतलब वो सिक्का ठीक नहीं है या फिर वो डाइस ठीक नहीं है, फुल्ली बाइस्ड। बोलो आया बात समझ के नहीं आया समझ? स्टूडेंट्स क्लियर है नहीं क्लियर है बताओ कुछ। क्लियर है सर। क्लियर, ठीक है। एक सवाल मैं करके दिखाता हूँ तो शायद और ज्यादा क्लियर हो। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार और फिर एक बार और वापस से उस चार्ट पे चलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। अ कॉइन इज कॉस्ट 400 टाइम्स, तो आपके n का वैल्यू कितना है तो बता सकता है? 400। फिर बेटा इट शोज हेड 220 टाइम्स, मतलब ये एक्चुअल डेटा है कि 500 बार मतलब 400 बार ट्राई करने के बाद में 220 बार आपको हेड मिला। तो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन वो कितना है? ये एक्चुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ हेड इज इक्वल टू ये है 220। मतलब 400 में से 220 बार हेड आया, ठीक है। ये मेरे को बताया हुआ एक्चुअल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे। आ रहा है समझ यहाँ तक? यस नो? यस Yes, सर। sir. अब मैं चाहता हूँ बेटा कि इस 400 ट्रायल में से, इस 400 ट्रायल में से मैं ना नंबर ऑफ हेड्स का मीन निकालू, नंबर ऑफ हेड्स का मीन निकालू। तो मेरे को सक्सेस क्या चीज को ले लेना चाहिए? गेटिंग अ हेड। बोलो हाँ या ना? क्या? हाँ सर। गेटिंग अ हेड ऑन वन ट्रायल, ठीक है। और फेलियर किसको लेना चाहिए? Not getting ahead. नॉट गेटिंग अ हेड ऑन वन ट्रायल, इसको मेरे को फेलियर लेना चाहिए। ये सजेस्ट करेगा कि पी का वैल्यू होना चाहिए हाफ, और ये सजेस्ट करेगा क्यू का वैल्यू कितना होना चाहिए हाफ। अब आप जो भी फॉर्मूला वगैरह जानते हो उसके बेसिस पे थियोरेटिकली कैलकुलेट करो मीन कितना होगा आपका। बोलो एनपी। NP. तो 400 इंटू हाफ कितना हो गया? 200। 200. फिर बेटा वेरिएंस कितना होगा? एनपी क्यू। तो 400 इंटू इंटू हाफ विच इज इक्वल टू 100। और स्टैंडर्ड डिविएशन कितना हो जाएगा? बोलो रूट अंडर, Root under NP. वो कितना हो जाएगा बेटा? रूट अंडर 100 विच इज इक्वल टू 10. 10। यही आपके सिग्मा है और ये आपके म्यू, ठीक है। अब क्या है कि आप देख सकते हो कि आपका मीन जो है वो पॉजिटिव है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो भी पॉजिटिव है, और जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन आया है वो भी पॉजिटिव है। तो मैं क्या जानना चाहता हूँ कि भाई एक्चुअल ऑब्जर्वेशन तो है मेरे पास में, मैं जानना चाहता हूँ कि जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है पहले अपने को पता करना चाहिए कि वो इसके बीच में है कि नहीं, ठीक है ना। मीन प्लस 2 सिग्मा और मीन माइनस 2 सिग्मा के बीच में है कि नहीं। तो मीन माइनस 2 सिग्मा में तो नहीं होगा वो, ठीक है ना। तो अपने को क्या है कि मीन प्लस 2 सिग्मा एक बार निकालना चाहिए। देखना ध्यान से, अब मैं एक बार निकालता हूँ मीन प्लस 2 सिग्मा। बता सकते हो कितना है? मीन मतलब 200, 220 और 2 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 220। तो आपको क्या मिला बेटा? एक्चुअल ऑब्जर्वेशन 220 ही है, ठीक है। और मीन प्लस 2 सिग्मा भी क्या है? 220 ही है। आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है समझ? हाँ सर। हाँ सर. तो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू मीन प्लस 2 सिग्मा आया मेरे। इसके थ्रू आप मेरे को बताओ कि इस चार्ट के थ्रू अब वो कौन से कैटेगरी में आता है इसमें? कि अनबायस्ड। स्लाइटली। स्लाइटली बाइस, स्लाइटली बाइस। देखो अनबाइस जो है ना बेटा,
वो मीन प्लस 2 सिग्मा से थोड़ा पहले, ठीक है, और मीन प्लस 2 सिग्मा से भी थोड़ा पहले, मतलब मीन माइनस 2 सिग्मा से भी थोड़ा सा पहले तक है, और मीन प्लस 2 सिग्मा से भी थोड़ा सा पहले तक। अगर इसको टच कर जाएगा तो स्लाइटली बाइस्ड, और इसको भी अगर टच कर जाएगा तो स्लाइटली बाइस्ड। आया समझ, नहीं आया समझ? बोलो स्टूडेंट्स, रिस्पॉन्ड करो। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, तो यहाँ पर सिंस मेरे को ऐसा मिला है, तो देयरफॉर आई विल से द कॉइन इज स्लाइटली बाइस्ड, ठीक है। सपोज करो मेरे को एओ जो है वो m प्लस 2 सिग्मा से बड़ा मिलता, ऐसा मिलता है मेरे को। तो मैं क्या बोलता हूँ, स्लाइटली बायस्ड, फुल्ली बायस्ड, क्या? fully फुल्ली बायस्ड। फुल्ली बायस्ड। एक्चुअली आंसर इज नो। अगर देखो इस चीज पे थोड़ा ध्यान देना, अगर आपको आपका एक्चुअल ऑब्जर्वेशन m प्लस 2 सिग्मा से थोड़ा सा बड़ा मिल गया, ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करना चाहिए कि m प्लस 3 सिग्मा क्या है, m प्लस 3 सिग्मा क्या है। अगर आपका एओ इससे तो बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, तो उस केस में यू विल से कि इट इज स्टिल स्लाइटली बाइस्ड। और अगर के बाद में पता पड़ा कि वो m प्लस 3 सिग्मा से भी बड़ा हो गया, आपका जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन m प्लस 3 सिग्मा से भी बड़ा हो गया, देन यू मस्ट सी इट इज फुल्ली बाइस्ड। बोलो, पल्ले पड़ा नहीं पल्ले पड़ा? हाँ सर। तो इसको देख के फुल्ली बायस्ड, इसको देख के फुल्ली बायस्ड नहीं बोलो। बताओ कुछ। सर नहीं बोले। नहीं बोलना। क्लियर है सबको ये वाला चीज? बताओ एक बार, हाँ या ना? हाँ सर। ओके, तो ठीक है, इसके साथ में आप यूं समझो कि बर्नौली ट्रायल और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का खात्मा हो गया, फिनिश हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं नए टॉपिक की तरफ। नाम है इसका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जहर है ये, जहर। चलो बात करते हैं इसमें। आपको मैं पुराना एक दो चीज पूछूंगा अभी सब लोगों से, जिसको किसी को भी आंसर प्रॉपर्ली रिकॉल हो, मेरे को जल्दी से जल्दी आंसर देने का ट्राई करें, बताना आपको, ठीक है, कि क्या होगा क्या नहीं। द क्वेश्चन इज कि हम तो अच्छा भला रैंडम वेरिएबल पढ़ रहे थे, फिर बर्नौली ट्रायल और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने का क्या जरूरत आन पड़ा? क्यों पढ़ना पड़ा हमको वो सब? नंबर ऑफ ट्रायल ज्यादा। गुड। जब नंबर ऑफ ट्रायल्स ज्यादा हो गया तो फिर केस बनाना जो है वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया किसी पर्टिकुलर नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल की, या किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल के। इसीलिए आई नीडेड टू डिस्क्राइब बर्नौली ट्रायल या फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या ये वाला चीज सबको एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से याद है? बताओ एक बार हाँ या ना, तो मैं आगे बात करूं। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, कि सपोज करो कि आप ना बर्नौली ट्रायल से काम कर रहे हैं, आप बर्नौली ट्रायल से काम कर रहे हैं, और सपोज करो कि ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाए, आपके एन का वैल्यू थोड़ा और बड़ा हो जाए, मतलब नॉर्मल से भी थोड़ा और बड़ा, मान लो कि ऐसा एन का वैल्यू ना 500, ठीक है, और जो आपके पी का वैल्यू यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑन वन ट्रायल, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑन वन ट्रायल का जो वैल्यू है पी, उसका वैल्यू सपोज करो कि बहुत छोटा हो जाए, एकदम नेग्लिजिबल टाइप हो जाए, मान लो कि ऐसा कि 1 डिवाइडेड बाई से 300 ऐसा हो, ठीक है। और इस सिचुएशन में मैं अगर आपसे पूछूं कि मेरे को बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 सक्सेस, तो आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये बर्नौली ट्रायल के हिसाब से अगर फॉर्मूला बिठाओगे तो क्या फॉर्मूला होगा? बताओ तो जरा। अगर एन का वैल्यू ये 500 C2, आगे बताओ। 1/300 ये भी ठीक है, और क्यू कितना हो जाएगा यहाँ? 299/300 वो कितना हो जाएगा बेटा? 299/300 होल टू द पावर का होगा 490 498। ये कितना अच्छा लग रहा है देखिए, बताओ, बोलो कितना अच्छा लग रहा है इसको देख के? बहुत अच्छा, थोड़ा अच्छा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं, क्या?
बिल्कुल भी अच्छा नहीं। बिल्कुल भी नहीं लगा। अच्छा नहीं। बिल्कुल अच्छा नहीं। मतलब आपको फील हो रहा है कि रैंडम वेरिएबल पढ़ते पढ़ते एक हम लोग मतलब सिचुएशन में पहुंचे जहां के बाद में कैलकुलेशंस इतना डिफिकल्ट हो गया कि हमको कुछ नया तरीका डेवलप करने का जरूरत पड़ा। सिमिलरली बर्नौली ट्रायल का भी अपना आप ऐसा समझो कि कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं कि इतना तक ही वो अच्छे से काम कर सकता है, उसके आगे वो अच्छे से काम नहीं कर सकता। तो सबसे पहले तो ये समझो कि बर्नौली ट्रायल या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का लिमिटेशन क्या है। उसका लिमिटेशन तब आ जाता है जब एन का वैल्यू थोड़ा और बड़ा हो जाए और पी का वैल्यू एकदम नेग्लिजिबल, बहुत ज्यादा छोटा हो जाए। 1/300 इज अ वेरी 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 स्मॉल वैल्यू, ठीक है। 1/300 इज वेरी 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 स्मॉल वैल्यू। तो जब एन का वैल्यू थोड़ा और लार्ज हो जाए और पी का वैल्यू थोड़ा और स्मॉल हो जाए तो बर्नौली ट्रायल से आंसर निकाल तो सकते हैं, लेकिन वो आंसर देखने में बहुत सुंदर तो नहीं आएगा। तो वो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। कैलकुलेट करना तो इसको बहुत दूर का बात। तो इस सिचुएशन में अब क्या होगा कि इस सिचुएशन में अब हम ये वाले मेथड को भी सरेंडर कर देंगे, हम इसको भी छोड़ देंगे। हम बोलेंगे भाई देखो तुम भी बहुत अच्छे से काम कर नहीं पा रहा है, तो अब हमको चेंज का जरूरत है, अब हमको एक और नया तरीका चाहिए। तो इस सिचुएशन में जब एन का वैल्यू बहुत बड़ा हो जाए और पी का वैल्यू साइमल्टेनियसली बहुत छोटा हो जाए, तो उस सिचुएशन में जनरली वी गो फॉर अ न्यू फॉर्मूला एंड दैट न्यू फॉर्मूला इज कॉल्ड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। क्या पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जरूरत आपको समझ में आया कि कहां पर ये चीज मैंडेटरी है कि हमको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना चाहिए? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो अब देखो बेटा, मैं फॉर्मली पूरा का पूरा स्टोरी जो है वो एक बार लिख देता हूँ, ठीक है। और फिर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का सारा फॉर्मूला वगैरह भी आप लोगों को बता दूँ, फिर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो देखना ध्यान से। व्हेन द नंबर ऑफ ट्रायल्स, when the number of trials in an experiment that is n becomes very very large, ठीक है, very very large, and the value of p कौन था? that is the probability of success on one trial becomes very very small, ठीक है। इस सिचुएशन में then the calculation of getting our success out of n trials that is p of x equal to r by the formula of binomial distribution that is, वो जो फॉर्मूला था आपने, that is NCR e to the power r q to the power n minus r. इस फॉर्मूले से becomes very very complicated, ठीक है। So in these situation we use a new formula
new formula called Poisson distribution. ठीक है, टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू r। अभी भी लॉजिक वही है कि रैंडम वेरिएबल का वैल्यू अगर r लेना है, यानी कि आउट ऑफ n ट्रायल्स अपने को r सक्सेस चाहिए, उसका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने में अपने को ये वाला फॉर्मूला हेल्प करने वाला है। ठीक है, एंड इट इज गिवन बाय, ध्यानपूर्वक देखना, p ऑफ x इक्वल टू r इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा टू द पावर r डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल। ये है नया फॉर्मूला। ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा और आप लोग को इन डिटेल बताता हूँ कि कौन सा पार्ट एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आगे देखना, यहाँ पे मैं पार्ट बाय पार्ट इसके सारे टर्म्स का मीनिंग आप लोगों को बताता हूँ। नंबर 1, तो आप समझो कि ई कौन है। ई अगर आपको क्लास 11 का लॉगरिथम याद हो, ई का नाम होता है नेपियर्स कांस्टेंट। ठीक है, नेपियर्स कांस्टेंट, ये सिंपली एक कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, जिसका वैल्यू ऑलमोस्ट 2.71 के बराबर है। ठीक है, ऑलमोस्ट 2.71 के बराबर है। और जैसे हम लोग इस वाले सिंबल को पाई बोलते हैं, वैसे ही इसको हम लोग नेपियर्स कांस्टेंट बोलते हैं। क्या ई का नाम समझ में आया? बोलो एक बार, आया ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, और बाकी आपको इस वैल्यू का कभी जरूरत पड़ेगा नहीं, लेकिन जैसे पाई का वैल्यू बेटा अपन 3.14 या फिर 22/7 मान के चलते हैं, तो वैसे ही नेपियर्स कांस्टेंट का भी अपना खुद का एक वैल्यू होता है, एंड दैट वैल्यू इज बेसिकली 2.7। अप्रोक्सीमेट वैल्यू इतना ही है। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? बताओ हाँ या ना। हाँ सर। अच्छा, दूसरा बात, इस सिंबल में आपको एक, मतलब इस फॉर्मूला में आपको एक सिंबल दिखाई दे रहा होगा ऐसा। ठीक है, इसको पढ़ा जाता है LAMM या LAMBDDE, लैम्डा। ठीक है, लैम्डा, लैम्डा का मीनिंग हम लोग के लिए इस फॉर्मूला के कॉन्टेक्स्ट में होगा NP। ठीक है, जहां पर N और P पुराना ही याद मिलेगा। N का मतलब है नंबर ऑफ ट्रायल्स, जो पहले होता था। ठीक है, N का मतलब वही है। और P का मतलब है यहाँ पर वही पुराना वाला, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑन वन ट्रायल, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑन वन ट्रायल। ठीक है, आगे लैम्डा का और भी सिचुएशन में कुछ कुछ नाम लिया जा सकता है। जैसे आप अगर पुराने सिचुएशन से, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से आप अगर रिकॉल करो, तो एनपी जो है वो क्या होता था हमारे, मीन होता था। बोला हाँ या ना? हाँ सर। अच्छा, तो यहाँ पर लैम्डा को अलग अलग नाम से संबोधित किया जाता है, अलग अलग नाम से एड्रेस किया जाता है। ठीक है, वैसे लैम्डा का बेसिक डेफिनेशन एनपी है। ठीक है, लेकिन अब लैम्डा का जो अलग अलग नाम होता है वो मैं नीचे एक एक करके आप लोग के लिए लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि क्वेश्चंस में आपको समझ में कंफ्यूजन ना हो। लैम्डा को कई बार तो ये बोला जाता है, इट इज कॉल्ड पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, DISTR। ठीक है, फुल फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। लैम्डा को कई बार, सिंस ये NP के बराबर है, तो ये मीन हो गया। ठीक है, तो लैम्डा इज कॉल्ड मीन ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अच्छा, क्लास 10 का लैंग्वेज अगर आप याद करो, मीन और एवरेज इसका मतलब एक ही होता था कि अलग अलग होता था? बताओ। एक। एक ही ही होता होता। था। तो लैम्डा को कई बार एवरेज भी कहा जा सकता है। ठीक है, इज कॉल्ड एवरेज भी बोल सकते हैं आप इसको, AVERAG, एवरेज ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन।
तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का अगर कोई बोले पैरामीटर, आपको सोचना है लैम्डा, मतलब एनपी। कोई अगर बोले पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, आप फिर से सोचना है लैम्डा, मतलब एनपी। कोई अगर बोले पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का एवरेज, तो भी आपको सोचना है लैम्डा, जिसका मीनिंग है एनपी। क्या लैम्डा का अलग अलग नाम क्लियर हुआ? बोले एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके, उसके बाद में बेटा कुछ और एक दो चीज है जो मैं नोट डाल के बता देता हूँ, ये आपको याद रखना है नोट। बहुत बार आपको e⁻⁻1 के वैल्यू का जरूरत पड़े, तो मेजरली तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ होना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या पता किस्मत खराब हो, नहीं दिया हुआ हो, इसका वैल्यू अपन याद रखेंगे। इसका वैल्यू होता है 0.368, ठीक है। और साथ ही साथ e⁻⁻2 का वैल्यू भी वैसे तो दिया हुआ होना चाहिए, लेकिन इन केस अगर मिसिंग है क्वेश्चन में से, तो यू मस्ट रिमेंबर इट एज 0.13 0.1353, ये भी हो सकता है। और कुछ सिचुएशन में आप चाहो तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आप 0.14 भी यूज कर सकते हैं। कभी कभी ये लंबा वाला दिया हुआ होता है, कभी कभी छोटा वाला दिया हुआ होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है, फिर तो आप क्या है कि जो दिया है वही लेना, और अगर नहीं मेंशन्ड है तो इसको याद रखने का ट्राई करना, इसको यूज करना आपको खुद से, ठीक है। ठीक, तो ये वाला बात हो गई। नेक्स्ट बात यहीं पर हम लोग कर सकते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के मीन वगैरह के बारे में, ठीक है। मीन कॉमा वेरिएंस कॉमा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो समझना ये क्या, ठीक है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के केस में बेटा जो मीन है, मीन तो हो जाएगा डायरेक्टली लैम्डा, यानी कि एनपी। खास बात है मीन के साथ साथ वेरिएंस भी इसका वही होता है, वेरिएंस इज आल्सो इक्वल टू लैम्डा व्हिच इज एनपी, ठीक है। और फाइनली स्टैंडर्ड डेविएशन, एसडी, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये होता है पुराने डेफिनेशन के हिसाब से रूट ओवर वेरिएंस व्हिच इज इक्वल टू रूट ओवर एनपी, या आप कह सकते हो रूट ओवर लैम्डा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मीन और वेरिएंस का वैल्यू सेम होता है, बोथ आर गिवन बाय एनपी। क्या ये चीज समझ में आया? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सर। ओके, और एक बस आखिरी चीज जो मैंने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के रेस्पेक्ट में भी आप लोगों को बताया था, ठीक है, और वहां पर एक्सप्लेन भी किया था, यहाँ से सिंपली मैं नोट की तरह इसको दे दूंगा, ठीक है। आपको याद होगा कि ऐसा कुछ मैंने बोला था कि अगर कोई एक एक्सपेरिमेंट है जिसको आप के टाइम्स परफॉर्म करो, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर में टोटल स्मॉल एन नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, उसको अगर आप के टाइम्स परफॉर्म करो, तो आउट ऑफ के अटेम्प्ट अगर आप ये जानना चाहते हो कि एग्जैक्टली कितने अटेम्प्ट में मेरे को जीरो सक्सेस मिला हो, तो आंसर है इसकी एक बार एक्सपेरिमेंट का प्रोबेबिलिटी निकालो जीरो सक्सेस के लिए, ठीक है, उसको फिर आप के से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। दूसरा, सपोज करो कि आउट ऑफ के अटेम्प्ट आप जानना चाहते हो कि कितने अटेम्प्ट में एग्जैक्टली एक सक्सेस मिला हो, तो आप पहले एक बार एक्सपेरिमेंट करने पे, यानी कि आउट ऑफ एन ट्रायल आप एक सक्सेस का प्रोबेबिलिटी निकालो, और सिंस आपने एक्सपेरिमेंट को के टाइम्स रिपीट करा है तो आप इसको के से मल्टीप्लाई करो, तो दिस विल गिव यू द नंबर ऑफ टाइम्स आउट ऑफ के टाइम्स इन विच वी विल गेट एग्जैक्टली वन सक्सेस। ये ध्यान है ये वाला बात कि नहीं ध्यान है? बताओ एक बार। हाँ सर। बस दो जन का हाँ सर, बाकी लोग बेटा बताओ कुछ याद है हाँ नहीं याद है? सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, बढ़िया। तो चलो मैं फटाफट इसका स्टेटमेंट लिख देता हूँ और फिर अपन सवाल करेंगे। इसका सवाल बहुत इजी है, ठीक है। देखो, इफ अ सेट, इसका एफ थोड़ा गड़बड़ है, इफ अ सेट ऑफ एन ट्रायल्स, ठीक है, यानी कि वन एक्सपेरिमेंट, वन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, आर रिपीटेड, आर रिपीटेड के टाइम्स, के टाइम्स, ठीक है, देन द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एक सिंबल भी दे दिया जाता है इसमें, एफ ऑफ आर, फ्रीक्वेंसी ऑफ आर सक्सेस,
is given by, ध्यान देना, f of r is equal to k into probability of r success while doing one experiment, k into probability of x equal to r. ठीक है, मैं एक दफा और समझा देता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा. इट विल रिप्रेजेंट आउट ऑफ k टाइम्स दैट वी हैव अटेम्प्टेड, कितने बार ऐसा होगा कि मेरे को एग्जैक्टली r सक्सेस मिले, ये उसके क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा. क्या ये चीज क्लियर है सबको? बताओ मेरे को हाँ या ना. हाँ सर. ओके. और अगर ये वाला चीज बेटा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली r सक्सेस है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा टू द पावर r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल. ठीक है, ये तो ऊपर जो फॉर्मूला बताया आपको e ऑफ x इक्वल टू r का वही है. आया समझ? नहीं आया समझ? बताओ एक बार. यहाँ पर मैं r का मतलब लिखना भूल गया, चलो मैं यही साइड में लिख देता हूँ. r का मतलब है यहाँ पर r स्टैंड्स फॉर number of success out of n ट्रायल्स. ये है आर का मतलब, वही जो पुराना मतलब था सेम मतलब, कुछ मतलब नया नहीं है यहाँ पर. आर का मतलब नंबर ऑफ सक्सेस आउट ऑफ n ट्रायल्स. ओके, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का इतना ही थ्योरी है. ठीक है, एक दो छोटा बात और है लेकिन वो अपन क्वेश्चंस के साथ में बाद में करेंगे. एक रेकरेंस बोल के समान है, रेकरेंस रिलेशन बोल के, वो मैं आप लोग को लास्ट में बताऊंगा, क्वेश्चन के साथ बता दूंगा. ठीक है, तब चलो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग. ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनना. पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम से हम क्या करेंगे कि सक्सेस डिफाइन करने का तरीका थोड़ा चेंज कर देंगे. अभी यहाँ पे एकदम ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ. ठीक है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे हम सक्सेस डिफाइन करने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर देंगे. ठीक है, अब हम पहले की तरह बार बार सक्सेस का ये मतलब होता है, फेलियर का वो मतलब होता है, पी का ये वैल्यू है, क्यू का वो वैल्यू है, ये सब नहीं लिखेंगे. ठीक है, अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ के हम सिर्फ दो चीज लिखेंगे, एक हम लिखेंगे पी, एक हम लिखेंगे एन. ठीक है, और सक्सेस को कैसे इमेजिन करेंगे उसका टेक्नोलॉजी मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगा, तो थोड़ा ध्यान से उसको सुनना और समझने का प्रयास करें. ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ो. इट इज गिवन दैट 3% ऑफ द इलेक्ट्रिक bulbs manufactured by a company are defective. ठीक है, it is defective. इसका मतलब डिफेक्टिव होने का प्रोबेबिलिटी कितना बताया बोलो. थ्री बाय एन. तो जिस किसी भी चीज का बेटा प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है ना, मैं ना ज्यादा तामझाम नहीं करूंगा, मैं सीधा उसी को पी मान लूंगा. ठीक है, उसी को मैं पी मान लूंगा. और इससे बाय डिफॉल्ट मेरे सक्सेस का डेफिनेशन क्या हो गया, कोई बता सकता है मेरे को? अगर मैंने इसको पी मान, नंबर ऑफ डिफेक्टिव नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब सक्सेस का मतलब होगा ये गेटिंग अ गेटिंग अ डिफेक्टिव. डिफेक्टिव. यस यस. तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम से क्या है कि अब हम वो सक्सेस फेलियर बहुत प्रैक्टिस कर लिया, तो अब हम लोग उस चीज से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, थोड़ा और मैच्योर्ड तरीके से बिहेव करेंगे. ठीक है, कि जो भी प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है सीधा उसी को पी डिक्लेयर कर दो, और एट द बैक ऑफ द माइंड अपने सक्सेस का डेफिनेशन आप खुद से सोचो कि अगर इसको पी माना है तो सक्सेस क्या रहा हो. तो पी अगर मैंने 3/100 को माना है तो सक्सेस मेरे लिए रहा होगा गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब. क्या ये वाला बात सबको समझ में आया? बोलो एक बार हाँ कि ना. हाँ सर. ओके, आगे देखो. यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ सैंपल ऑफ 100 बल्ब. अब यहाँ से मेरे को पता चला कि मेरे एन का वैल्यू क्या होगा. बोलो मेरे एन का वैल्यू क्या होगा? 100. ओके, आगे देखो ये क्या बोलता है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ सैंपल ऑफ 100 बल्ब विल कंटेन नो डिफेक्टिव बल्ब. ठीक है, तो अब आप सोचो कि जो मैंने सक्सेस इमेजिन किया गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब, उसके हिसाब से नो डिफेक्टिव बल्ब कितने सक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है? व्हाट इज द नंबर ऑफ सक्सेस? 0 सक्सेस. तो मेरे सक्सेस के इमेजिनेशन और क्वेश्चन के डिमांड या रिक्वायरमेंट के हिसाब से I need to calculate what? P of x equal to 0. Is that clear to everyone? हाँ सर. बाकी लोग भी थोड़ा एनर्जी दिखाओ. दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत दूर तक ये पॉइंट ऐसे ही चलेगा बहुत सारे सवालों में, इसलिए मैं क्लियर है ना? पक्का
ऑलराइट। अब p ऑफ x इक्वल टू 0 और साफ साफ क्वेश्चन देने वाले ने कह दिया है कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है, विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू e टू द पावर माइनस ऑफ लैम्डा इनटू लैम्डा टू द पावर r का वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। ठीक है, डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। आई वांट लैम्डा। लैम्डा अगर आपको याद हो तो लैम्डा क्या था बेटा? इट वाज np, और np का प्रोडक्ट यहाँ पर इट इज 3। सो दिस विल चेंज टू e टू द पावर माइनस 3 इंटू 3 टू द पावर 0 डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल। ठीक है, डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल का कहानी थोड़ा सा सुन लो, इसको भी मैं यहाँ थ्योरी में चिपका देता हूँ। ठीक है, नोट डाल के। फैक्टोरियल का कहानी ऐसा है कि 0 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हो, 0 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हो, इसका वैल्यू 1 होता है। 1 फैक्टोरियल को ऐसे चाहे ऐसे और आंसर इसका 1 होता है। 2 फैक्टोरियल को ऐसे चाहे ऐसे, आंसर होता है 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2। 3 फैक्टोरियल लाइक दिस, 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 6, नॉट 3, 6। फिर 4 फैक्टोरियल ऐसे चाहे ऐसे, मीनिंग होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 24। आया फैक्टोरियल खोलने का लॉजिक समझ में कि नहीं आया? बताओ एक बार। आ गया सर। आगे तो अब बेटा आ जाओ, इस पे आ जाओ। यहाँ पर बताओ मेरे को क्या हो जाएगा? e टू द पावर माइनस 3 का वैल्यू क्वेश्चन सेज इट इज 0.05। ठीक है, तो दिस वन इज 0.05। फिर 3 टू द पावर 0 का वैल्यू 1 और 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1, तो फाइनल आंसर 0.0। आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर। समझ गया। समझ, वेरी गुड। आगे चलते बेटा, इस क्वेश्चन को देखो। ये बहुत इजी होता है, ठीक है, उसके कंपैरिजन में, क्योंकि सक्सेस फेलियर सब कुछ लिखना लिखना नहीं होता है। इस टाइम तक बहुत मेच्योरिटी आ चुका होता है, तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं। इसमें देखो, इट इज गिवन दैट 2% ऑफ द स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी आर डिफेक्टिव। तो मैं इसी को सक्सेस मान लूंगा बिना कुछ सोचे समझे। सोल्यूशन में सीधा बोलूंगा कि भैया P इज इक्वल टू मेरी 2/100। अब आप बताओ कि एट द बैक ऑफ माई माइंड क्या चलना चाहिए? सक्सेस का डेफिनेशन क्या है? Getting a defective गेटिंग अ डिफेक्टिव स्क्रू। ठीक है, गेटिंग अ डिफेक्टिव स्क्रू। आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर, विद्यार्थी बताओ। समझ गया सर। समझ गए, ओके आगे बढ़ते हैं। यूज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, खुद ही बोल दिया कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला यूज करना है टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ पैकेट ऑफ 100 स्क्रू। तो फिर से मेरे को बता दिया कि मेरे n का वैल्यू क्या होगा? n का 100। वैल्यू 100। ठीक है, आउट ऑफ 100 स्क्रूज कंटेन्स नो डिफेक्टिव स्क्रू। मेरा सक्सेस है गेटिंग अ डिफेक्टिव स्क्रू, एंड ये बोलता है कि नो डिफेक्टिव स्क्रू। तो हाउ मेनी सक्सेस डू आई वांट? 0। बस 2 स्क्रू, 3 स्क्रू। भाई और लोग बताओ, 0 आ रहा है समझ? नहीं आ रहा है समझ? बताओ बताओ। हाँ सर। हाँ ठीक है, फॉर्मूला से खोल के बताओ अब इसका क्या हो जाएगा? e टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर 0 बाई 0 का फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू e टू द पावर, अभी लैम्डा क्या हो जाएगा यहाँ से? np 2। इज इक्वल टू np एंड दैट विल बी इक्वल टू 2। करेक्ट, ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2 इंटू 2 के पावर 0 बाई 0 का फैक्टोरियल। आई थिंक सिर्फ e पावर माइनस 2 ही बचेगा यहाँ पर, एंड दैट इज इक्वल टू 0.14 क्वेश्चन में दिया हुआ, ये देखो। ठीक है, आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर। अच्छा, मेरा सक्सेस है गेटिंग अ डिफेक्टिव स्क्रू ऑन 1 ट्रायल। ये बोलता है कि एक डिफेक्टिव स्क्रू मिलना चाहिए 100 में से, तो कितना सक्सेस मांग रहा है ये मेरे से? एक। तो x इक्वल टू 1 बोलो क्या हो जाएगा? e टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर 1 बाय 1 फैक्टोरियल। सही है, समझ में आ रहा है? बोलो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर, तो खोल दो बेटा। e टू द पावर माइनस 2 का वैल्यू 0.14, 2 का वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई ये 1, सॉल्व करने पे इट विल बिकम कितना? 0.28। आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर। आगे ओके, आगे बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 4। देखो ध्यान से देखो, 8% of the bolts
produced in a certain factory turned out to be defective. 8% of the bolts produced in a certain factory turned out to be defective. तो यार मैं ना इसी को फिर से P मान लूँ. Solution, this is P. तो अब आप मेरे को बताओ कि at the back of my mind मेरे सक्सेस का क्या मतलब है? Getting a defective bolt. Getting a defective bolt. Very good. आगे पढ़ो फिर सवाल को. Find the probability using Poisson distribution. बोल दिया, बढ़िया बात है कि that a sample of 25 bolts. तो sample of 25 बोल्ट अगर बोला तो n कितना हो जाएगा मेरे लिए? 25. आगे देखो, be chosen at random exactly 3 will be defective. Actually ये will be defective यहाँ पर भी होना चाहिए था. पहला सवाल है कि exactly 3 will be defective. ठीक है, तो मेरे सक्सेस का मतलब है गेटिंग अ डिफेक्टिव बोल्ट, और ये बोलता है कि एग्जैक्टली 3 डिफेक्टिव होना चाहिए. तो कितना सक्सेस चाहिए मेरे को? 3. पहले वाले के हिसाब से मेरे को 3 सक्सेस चाहिए. बाकी लोग बताओ बेटा, आया समझ नहीं आया समझ? आगे फॉर्मूला क्या खुलेगा इसको थोड़ा आप ही लोग बताओ. तुम 2-3 थोड़े तो मैंने बता दिया, बोलो. e to power minus लैम्डा इंटू lambda लैम्डा to lambda to power बाई 3 फैक्टोरियल. 3 factor. ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू लैम्डा कितना हो जाएगा यहाँ पर बेटा? 2. NP, दिस इज इक्वल टू 8/100 इंटू 25. बिल्कुल सही जवाब, आंसर इज 2. ये हो जाएगा e टू द पावर -2 इंटू 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 6. आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर. आगे, अच्छा आगे सुनना ध्यान से. मेरे P को मैंने 8/100 लिया है, मतलब मैंने सक्सेस को माना है कि गेटिंग अ डिफेक्टिव बोल्ट. मैंने सक्सेस को माना है गेटिंग अ डिफेक्टिव बोल्ट, और मेरे को बोल रहा है कि मोर देन 3 विल बी डिफेक्टिव. मोर देन 3 विल बी डिफेक्टिव. तो क्या चीज का प्रोबेबिलिटी चाहिए मेरे को, बताओ. सर 3 से ज्यादा. 3 से ज्यादा. वेरी गुड. तो उसको बेटा सिंबॉलिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? P greater than 3. X greater than X greater than X. greater than और आप ट्राई कितने बार कर रहे हो? 20. 25. तो अगर मैं डायरेक्टली निकालना चाहूँ तो क्या क्या आएगा यहाँ पे? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, -0, 1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. समझ रहे हो कितना आएगा? हाँ सर. तो ये लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? लगाएगा. 1 क्या minus 1 minus 1 minus कौन कौन को हटाना पड़ेगा? x इक्वल टू 0, 3 x 1 1 2 3. इक्वल टू 2. जगह थोड़ा कम है, नीचे कर लेते हैं इसको. माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू. आई होप कि समझ में आ रहा. बोलो एक बार हाँ या ना. हाँ सर. अच्छा, क्या हो जाएगा बेटा? 1 माइनस 25 बार ट्राई कर रहे हैं, तो e टू द पावर माइनस क्या, लैम्डा इंटू लैम्डा टू द पावर 0 बाई 0 फैक्टोरियल, माइनस e टू द पावर फिर से माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा टू द पावर 1 बाई 1 फैक्टोरियल, e टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, फिर e टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा का क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल. ये फॉर्मूला सबको समझ में आया क्या? बताओ एक बार. हाँ सर. बेटा एनर्जी दिखाओ सब लोग, बताओ मेरे को आया नहीं आया यहाँ पे? आ गया हाँ सर. आगे. और लैम्डा क्या है हम लोग के लिए? 2 है ना. तो 1 हाँ माइनस. अब मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूँ कि सबके पास माइनस है और सबके पास e पावर माइनस लैम्डा है. ठीक है, तो क्या इसको कॉमन ले सकते हैं? यस. हाँ सर. और लैम्डा का मतलब कितना है? 2. ठीक है, अंदर क्या बचेगा? पहले वाले से आई थिंक 1, दूसरे वाले से आई थिंक 2, थर्ड वाले से आई थिंक 4 डिवाइडेड बाई 2, तो इससे 2 ही आएगा, और लास्ट वाले से 8 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 4/3 आता है. देखो तो ये पल्ले पड़ा क्या? यहाँ पर दिस बिकेम 1 इज ऑल्सो 1. हाँ सर. यहाँ
became 2, this is 1, तो इसका आंसर ये रहा 2। यहाँ पर it is 4, this is 2, 4/2 का वैल्यू 2, और यहाँ पर this is 8, this is 6, तो 8/6 का वैल्यू 4/3। ठीक है, तो ये आएगा बेटा। ठीक है, यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे मेरे ख्याल में ऐसा कुछ आ जाएगा कि 1 माइनस 0.135 इंटू 19/3। यहाँ से आगे आप लोग खुद सिंप्लीफाई कर ले। बोलो सोल्यूशन आया समझ, नहीं आया समझ, तो जवाब दो हाँ या ना। हाँ सर, आगे। हाँ ठीक है बेटा, तो फिर आज के क्लास को यहाँ पर स्टॉप करेंगे। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को अगले क्लास और फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। आप लोग अभी तक का जितना भी मैंने थ्योरी वगैरह बताया है उसको अच्छे से पढ़ के आइएगा। ठीक है, चलो फिर तब आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले थैंक यू क्लास में। सर। थैंक Thank यू you, सर। sir. वेलकम बेटा, Thank you, sir. वेलकम।